टामाराओ इसे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को सैक्रिफाइस करना चाहता है, लेकिन सियोजन पोलाइटली मना कर देता है। सियोजन कहता है कि ये ठीक है और इंस्टेड लिजर्ड मैन को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस रिवॉर्ड का इस्तेमाल बैटल से हुई तबाही के बाद 67th फ्लोर को रिस्टोर करने में करें। तभी अचानक एक ब्लू ऑरा सबको घेर लेती है। सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि वो 30 सेकंड्स में 99th फ्लोर पर लौटेंगे। ये सुनकर टामाराओ गहराई से इमोशनल हो जाता है। जूल फ्रॉग्स लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन की जेनरोसिटी से शॉक हो जाते हैं और अपने दिलों में उस फ्लोर के मॉन्स्टर्स कसम खाते हैं कि वो हमेशा सियोजन को फॉलो करेंगे। धीरे धीरे ब्लू ऑरा सबको पूरी तरह इन्वेलप कर लेती है और फिर वो सब आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं, टेलीपोर्ट होकर टावर के 99th फ्लोर पर वापस। आखिरकार इतने लंबे समय बाद वो फिर से 99th फ्लोर देखते हैं। यहाँ तक कि सियोजुन भी इमोशनल हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि कितना समय बीत गया है। फ्रेश एयर इनक्रेडिबल लगती है, जो कुछ भी उन्होंने झेला उसके बाद। घास, क्रॉप्स और लाइफ की खुशबू इतनी अच्छी है कि ऑलमोस्ट अनरियल लगती है। तभी अचानक ब्लैक वुल्फ, वाइट वुल्फ, पूरा रैबिट फैमिली और क्यूट लिटिल बनीज दौड़ते हुए आते हैं। वो खुश हैं कि उनका मास्टर सियोजुन आखिरकार सेफ और साउंड लौट आया है। वो उसके चारों तरफ कूदते हैं, खुशी से रोते और स्क्वीक करते हुए। सियोजन तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, सबको चेक करता है और देखता है कि बेबी रैबिट्स कितने बड़े हो गए हैं। वो उन्हें प्यार से सहलाता है और मानता है कि उसे उनकी बहुत याद आई। तभी थियो पीछे की तरफ देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। चुपचाप 99th फ्लोर पर स्नीक करता हुआ कोई और नहीं, लॉर्ड गायरन, जूल फ्रॉग किंग। थियो शॉक हो जाता है कि गायरन भी उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लेकिन गायरन बस इतना कहता है कि थियो अब उसका मास्टर है और जाहिर है वो अपने मास्टर को लाइफ भर फॉलो और प्रोटेक्ट करेगा। थियो कंफ्यूज्ड हो जाता है, समझ नहीं आता प्राउड फील करे या डर जाए। मीनवाइल सियोजन फ्लफी बेबी रैबिट्स को पकड़े हुए मदर रैबिट और फादर रैबिट की तरफ मुड़ता है और बैट बैट के बारे में पूछता है कि वो कैसा है और क्या उसने एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि उन्हें मिले बहुत समय हो गया है। मदर रैबिट उस घर की तरफ इशारा करती है जो उन्होंने सियोजन के लिए बनाया था और अंदर कई क्वीन बीज और वर्कर बीज बैट बैट की देखभाल कर रहे हैं, जैसे वो रॉयल्टी हो। बैट बैट छांव में उल्टा लटकते हुए सो रहा है, शांति से और खुश होकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बैट को होना चाहिए। मदर रैबिट बताती है कि बैट बैट पूरे टाइम बिल्कुल ठीक रहा है, सेफ और कंफर्टेबल, सबकी देखभाल में। सियोजुन का एक्सप्रेशन नर्म पड़ जाता है और एक पल के लिए टावर का सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। बैट बैट को सेफ देखकर उसे लगता है कि वो सच में घर लौट आया है। फिर सियोजुन चारों तरफ देखता है और कुछ ऐसा नोटिस करता है जो उसे और भी ज्यादा सरप्राइज कर देता है। फील्ड्स कमाल के लग रहे हैं, फार्म बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी बेहतर दिख रहा है। नए क्रॉप्स अब पूरी तरह ग्रो हो चुके हैं, टोमेटोज, पटेटोज और कई दूसरी वेजिटेबल्स, फ्रेश और हेल्दी। फार्मर रैबिट एक्सप्लेन करता है कि ग्राइनिया विलेज के रेजिडेंट्स काम में मदद करने के लिए ईगर थे। भले ही वो पहले अपने वॉन्डरिंग मर्चेंट जॉब्स के लिए बिखर गए थे, लेकिन सियोजुन के दूर रहने के दौरान सब वापस लौट आए और फार्म का बहुत सारा काम पूरा कर दिया। सियोजुन स्टन रह जाता है, उन्होंने उसके बिना ही सब कुछ संभाल लिया। तभी आर्किटेक्ट रैबिट्स दौड़ते हुए सियोजुन के पास आते हैं, एक्साइटमेंट में उसे पुकारते हैं। वो बताते हैं कि जब वो बाहर था तब उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया है और पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ चलेंगे। सियोजुन क्यूरियोसिटी में उनके साथ चल पड़ता है और सीन शिफ्ट होता है 99th फ्लोर के नीचे वाले पिट के पास की एक फेमिलियर जगह पर। सियोजुन तुरंत उस जगह को पहचान लेता है, ये केव का एंट्रेंस है। नॉर्मली उसे नीचे जाने के लिए अनियन लीव्स से बनी एक रिस्की लैडर इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जो बेसिकली मौत को इनवाइट करने जैसा था। लेकिन अब कुछ अलग है। सियोजुन नीचे देखता है और फ्लोर पर एक ट्रैप डोर नोटिस करता है जो पहले वहां नहीं था। वो उसे खोलता है और थियो तुरंत अंदर झांक लेता है, बिल्कुल एक नोजी ऑरेंज कैट की तरह। ट्रैप डोर खुलते ही सबको एहसास हो जाता है कि अब केव में जाना कोई परेशानी नहीं रहा, क्योंकि आर्किटेक्ट रैबिट्स ने नीचे तक जाती हुई एक प्रॉपर स्टेयरकेस बना दी है। सियोजुन अंदर चलना शुरू करता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है वो देखता है कि कई कैंडल्स पूरे रास्ते को रोशन कर रही हैं, अंधेरे को दूर रखते हुए। स्टेयरकेस स्मूथ है, स्टेडी है और पूरी तरह सेफ है। सियोजुन को सैटिस्फैक्शन और रिलीफ की एक वेव महसूस होती है। अब उन्हें अंदर बाहर आने के लिए ऊपर किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सियोजुन तुरंत समझ जाता है कि आर्किटेक्ट रैबिट्स ने इसमें कितनी मेहनत की होगी और उसे सच में खुशी होती है, क्योंकि अब उसे केव में आने जाने के लिए अपनी जान रिस्क नहीं करनी पड़ेगी। तभी फ्लेम अचानक सियोजुन को मास्टर कहकर बुलाती है। सियोजुन उसकी आवाज की तरफ मुड़ता है और जो वो देखता है वो उसे रोक देता है। फ्लेम के पास दो नए क्रीचर्स खड़े हैं, दो बेबी एंट्रीज। दोनों चमकती मुस्कान के साथ सियोजुन को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उनकी पूरी दुनिया हो। जब सियोजुन गया था तब सिर्फ एक ट्री था। यहाँ तक कि बेबी बेयर भी कंफ्यूजन में सिर तिरछा करता है, सोचते हुए कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। फिर सियोजुन को रीजन पता चलता है।
पहला एंट, जिसका नाम पसाकी है, उसने और सीड्स प्रोड्यूस किए, जिसका मतलब है कि फ्लेमिंग ट्री को अब कंपेनियंस मिल गए हैं। नरेशन एक डर्टी जोक शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत खुद को रोक लेता है। नहीं, ये यूनिसेक्स मैजिक ट्री रिप्रोडक्शन ही बेहतर है, कोई अजीब एंट स्मैशिंग बिजनेस नहीं। सेओजिन के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ज्यादा एंट ट्रीज मतलब फ्लेम अब अकेली नहीं रहेगी और फ्लेमिंग ट्री के पास अब उसे प्रोटेक्ट करने वाले ज्यादा कंपेनियंस होंगे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसमें दिखता है कि एलियन सेओजिन की वापसी देखकर शॉक में है। सेओजिन नेचुरली मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन एलियन को उसका चीयरफुल एक्सप्रेशन देखकर राहत भी मिलती है और इरिटेशन भी, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी चिंता करना उसे बेवकूफ बना रहा था। वो उन फीलिंग्स को एक तरफ रखती है और सेओजिन से कहती है कि उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसके पास अभी उसे देने के लिए कुछ है। सेओजिन सरप्राइज हो जाता है, सोचते हुए कि आखिर क्या हो सकता है। उसके दिमाग में तुरंत आता है कहीं फिर से कोई डिस्गस्टिंग पॉइजनस पोशन तो नहीं। नो थैंक यू, यक। लेकिन एलियन उसे कंप्लेन करने का मौका ही नहीं देती। एडमिनिस्ट्रेटर टावर के अंदर एलियन नीली किताब खोलती है और क्रिस्टल ऑर्ब में मैजिक चैनल करना शुरू करती है। वो सेओजिन से कहती है कि इसे उसकी सारी मेहनत का रिवॉर्ड समझे। स्पेल एक्टिवेट होते ही सेओजिन सिर से पैर तक ब्लू ऑरा में घिर जाता है। उसका शरीर सख्त हो जाता है, जैसे ही एनर्जी की एक पावरफुल लहर उसके अंदर दौड़ती है। कुछ तो साफ बदल गया है। उसे ऐसा लगता है जैसे एनर्जी उसके अंदर से फूट रही हो, हर मसल, हर बोन, हर सांस को भरते हुए। एलियन शांति से मुस्कुराती है और उससे कहती है कि वो एक्साइटेड रहे, क्योंकि उसने आखिरकार उसके लिए सबसे परफेक्ट स्किल ढूंढ ली है। मिड लेवल मैनेजर सेओजिन को अनब्रेकेबल बॉडी नाम की स्किल दी जाती है, एक पैसिव स्किल। और तभी सेओजिन को समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। अनब्रेकेबल बॉडी के साथ सेओजिन का फिजिकल बॉडी कभी टूट नहीं सकता, मतलब अब वो अपने शरीर की वजह से मर ही नहीं सकता। सेओजिन की आंखें फैल जाती हैं, उसका मुंह धीरे धीरे खुल जाता है। रियलाइजेशन हथौड़े की तरह गिरती है। क्या मैं इमॉर्टल हो गया हूं? ये सोच उसे इतना झटका देती है कि वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है, डिसबिलीफ में कि क्या वो सच में इनविंसिबल बन गया है। जैसे ही ब्लू एनर्जी उसके शरीर से फेड होती है, सेओजिन कंफ्यूजन में भौएं चढ़ाता है। वो इंतजार करता है और इंतजार करता है, लेकिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। उसका शरीर वही है, उसकी सांसें नॉर्मल हैं। उसे ये भी लगता है कि कहीं स्किल फेल तो नहीं हो गई। सेओजिन बुदबुदाता है कि उसे स्ट्रांग महसूस नहीं हो रहा, टफ भी नहीं महसूस हो रहा। वो बस हमेशा जैसा ही महसूस कर रहा है। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, बेबी बेयर की आंखें साइंटिस्ट की तरह चमक उठती हैं, जैसे उसे कोई लाइव टेस्ट सब्जेक्ट मिल गया हो। सेओजिन उसे रोक पाता उससे पहले बेबी बेयर अपना भरोसेमंद लकड़ी का हथियार उठाता है और सीधे सेओजिन के सिर पर दे मारता है। बूम! इम्पैक्ट से सेओजिन के सिर से धुआं उठता है और सब शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। सेओजिन को दर्द लगता है, असली दर्द। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। नॉर्मली उसका सिर मैश्ड पोटैटो बन चुका होता, लेकिन इस बार उसका सिर इंटैक्ट रहता है, ना क्रैक होता है ना टूटता है। वो बस लड़खड़ा कर पीछे हटता है, डिजी, ऐसे घूरता हुआ जैसे उसने हेवन और हेल एक साथ देख लिया हो। बेबी बेयर का चेहरा खुशी से चमक उठता है जब उसे एहसास होता है कि उसके डैड को चोट नहीं लगी और उसका सिर गिरा भी नहीं। वो खुशी से चिल्लाता है कि उसके डैड आखिरकार स्ट्रांग बन गए हैं। थियो की आंखें भी फैल जाती हैं, क्योंकि यहां तक कि थियो भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। सेओजिन ने बियर के फुल पावर्ड स्ट्राइक को झेल लिया और नहीं टूटा। फ्लैम, जो सेओजिन के बिल्कुल पास खड़ी है, अपने मास्टर के लिए वरीड दिखती है और सब नोटिस करते हैं कि वो पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है, ज्यादा टॉल, ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस के साथ, जैसे चुपचाप उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। लेकिन सेओजिन रोने लगता है, इमोशनल क्राइंग नहीं, पेन क्राइंग। वो अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है कि उसे अब भी दर्द महसूस हो रहा है और ये हेल की तरह हर्ट कर रहा है। वो बेबी बियर को घूरता है और वार्न करता है कि ऐसे सरप्राइज अटैक के बाद आज डिनर की उम्मीद मत करना। बेबी बियर भी ऑलमोस्ट रोने लगता है, जोर जोर से माफी मांगता हुआ, दुनिया का सबसे दुखी बेबी बियर बनकर। सेओजिन आंसू भरी आंखों से अपना सिर रगड़ता है, फिर टावर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ मुड़ता है और सिंसियरली उसे इस इनक्रेडिबल गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है, भले ही उसकी खोपड़ी ने अभी अभी अपनी अलग जंग लड़ी हो। लेकिन एलिन यहीं नहीं रुकती। वो सेओजिन से कहती है कि अब से वो चीज़ें उसके हवाले छोड़ रही है और फिर से और स्किल्स ढूंढने निकलेगी ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो कसम खाती है कि वो एक ऐसी स्किन ज़रूर ढूंढेगी जिससे सेओजिन को बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो, क्योंकि वो अपने सेओजिन को दर्द महसूस करते हुए नहीं देख सकती, है ना। उसकी आवाज़ सीरियस है, लेकिन अजीब तरह से इमोशनल भी, जैसे वो पेन के कॉन्सेप्ट से ही लड़ने का प्लान बना रही हो। सेओजिन अभी भी अपना सिर पकड़े हुए ग्रेटफुल दिखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सेओजिन को बताया जाता है कि एक जॉब क्वेस्ट ट्रिगर हो गया है।
क्वेस्ट का नाम है जॉय ऑफ हार्वेस्टिंग और रिक्वायरमेंट है हार्वेस्टिंग स्किल को 1,00,000 बार इस्तेमाल करना। सियोजिन ऑलमोस्ट चोक कर जाता है। रियली 1,00,000? डैम। सियोजिन प्राउड भी है और टेरिफाइड भी, क्योंकि 1,00,000 हार्वेस्ट्स कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं है। ये बेसिकली उसे फुल टाइम फार्मर बना देने जैसा है जब तक उसके हाथ ही गिर न जाएं। सीन अचानक शिफ्ट होता है रैबिट किंगडम फ्लोर पर। ग्रीड वहां खड़ा अपने पुराने पोर्ट्रेट को घूर रहा है, एक नार्सिसिस्टिक क्रीचर की तरह अपनी ही शक्ल को एडमायर करता हुआ। एक सोल्जर उसके पास आता है और बताता है कि एक अर्जेंट रिपोर्ट है। ग्रीड परमिशन देता है और मैसेंजर एक्सप्लेन करता है कि वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन ने ग्रीड को समन भेजा है। सिचुएशन सीरियस है क्योंकि मोटा पिग तारिक बनी प्रिंसेस को किडनैप करने में फेल होने के बाद पकड़ा जा चुका है। इंटेरोगेशन के दौरान तारिक ने ग्रीड का नाम लिया है और अब ग्रीड भी सस्पेक्ट बन गया है। ग्रीड की आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाता है। वो सोचता है कि तारिक इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। ग्रीड ने उसे अच्छा ट्रीट किया था क्योंकि तारिक भी बोर एल्डर था और ग्रीड ने उसे एक इंपॉर्टेंट रेलिक तक सौंपा था मिशन के लिए। अब तारिक की गलती की वजह से वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन, जो खुद ग्रीड की फंडिंग से चलती है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कर रही है। ग्रीड मैसेंजर की तरफ मुड़ता है और डिमांड करता है कि क्या उसे तारिक से जोड़ने वाला कोई सॉलिड एविडेंस है। मैसेंजर जवाब देता है कि हाँ, क्लूज हैं। योना, मैजिक एसोसिएशन की हेड, और इंस्पेक्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर फॉक्स ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया। फ्लैशबैक दिखता है। इंस्पेक्टर फॉक्स तारिक को 8 क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट करता है, किडनैपिंग, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और ब्लैकमेल समेत। अथॉरिटीज ने रिकॉर्डिंग डिवाइस की मदद से तारिक का कन्फेशन सिक्योर किया और वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। वो रिवील करता है कि रेड लोकस्ट्स को खाना खिलाने वाला वही था, और जब सब कुछ तबाह हो जाता और फूड सप्लाई खत्म हो जाती तो 67th फ्लोर लॉर्ड ग्रीड के कंट्रोल में आ जाता। ग्रीड समन पड़ता है और प्योर रेज में उसे फाड़ देता है। वो मैसेंजर को डिसमिस करता है और फिर से अपने पोर्ट्रेट को घूरने लगता है। अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मर्चेंट एसोसिएशन ने उसे समन किया और उसे पर्सनली सामने आने पर मजबूर किया। ग्रीड फिर बुक शेल्फ से एक काली किताब निकालता है, एक किताब जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा था। वो ब्लैक बुक असल में एक हिडन पैसेज की है। बुक शेल्फ साइड में खिसकता है और एक डार्क पाथ रिवील होता है। ग्रीड नीचे गहराई में उतरता है और एक मैसिव गेट खोलता है जिस पर एक जायंट गोल्डन बो का सिंबल उकेरा हुआ है। गेट के उस पार एक वाइट ड्रैगन स्टैचू खड़ा है, चारों तरफ गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं। ये जगह साफ दिखाती है कि पिग कितना ग्रीडी है। तभी वाइट ड्रैगन स्टैचू बोलने लगता है। वो आवाज सुनते ही ग्रीड तुरंत झुक जाता है, सम्मान से उस ग्रेट वाइट ड्रैगन को ग्रीट करता है जो स्टैचू के जरिए बोल रहा है। वाइट ड्रैगन की आंखें क्रिम्जन एनर्जी से चमक उठती हैं ग्रीड को घूरते हुए, और हवा भारी सफोकेटिंग हो जाती है। सीन वापस 99th फ्लोर केव में शिफ्ट होता है। रैबिट फार्मर्स चेरी टमेटोज हार्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरे रैबिट्स और एंट्स नए सैपलिंग्स को पानी दे रहे हैं, फ्लैम की मदद से उन्हें नर्चर कर रहे हैं। बेबी बियर पास की लेक से पानी लाने में मदद करता है और छोटे रैबिट बच्चे उसे अपने बिग ब्रदर हीरो की तरह देखते हैं। रेड रिबन प्रिंसेस को आर्किटेक्ट रैबिट्स खास तौर पर ट्रीट करते हैं। जो कुछ भी उन्होंने हार्वेस्ट किया है सब उसके सामने पेश करते हुए, जैसे वो गेस्ट ऑफ ऑनर हो। सब नोटिस करते हैं कि सियोजिन अपने मुंह में नंबर्स गिन रहा है। उसकी आंखें सीरियस हैं क्योंकि उसके दिमाग में हार्वेस्ट क्वेस्ट भूत की तरह घूम रहा है। सीन फिर शिफ्ट होता है। सियोजिन और ब्लैक वॉरियर रैबिट जमीन में गहराई से जमी कुछ चीज को जोर से खींच रहे हैं। चाहे जितनी ताकत लगा लें, वो बाहर नहीं आती। एक थिक रेड वाइन कई पत्तों के साथ अड़िग खड़ी है, जैसे एक अनमूवेबल मॉन्स्टर की तरह। सियोजिन समझ जाता है कि ये मजाक नहीं है। यहां तक कि थियो भी कहता है कि उसने इतनी बड़ी स्वीट पोटैटो वाइन पहले नहीं देखी, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे एक मैसिव स्वीट पोटैटो छिपा हुआ है। जैसे ही बेबी बियर मैसिव स्वीट पोटैटो शब्द सुनता है, उसकी आंखें भूख और ताकत से चमक उठती हैं। अचानक उसके अंदर स्ट्रेंथ का सर्ज आता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो दोनों हाथों से बेल को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। सियोजिन और थियो पीछे हट जाते हैं और बेबी बियर के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स मैच में सपोर्टिव पेरेंट्स की तरह चिल्लाते हुए। बेबी बियर पूरी ताकत से चीखता है और जमीन में दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे स्वीट पोटैटो बाहर आने लगती है। सियोजिन और थियो कार्टून जैसे एग्जैजरेटेड शॉक्ड फेसेस बना लेते हैं, मुंह पूरे खुले हुए। आखिरकार पूरी स्वीट पोटैटो बाहर आ जाती है, किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी। बेबी बियर वापस अपने बेबी फॉर्म में लौट आता है, गर्व से हांफता हुआ। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो सियोजिन को बताता है कि ये टावर में उगी हुई जायंट पंपकिन स्वीट पोटैटो है। इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स की वजह से टेस्ट बहुत डिलिशियस है, लेकिन इसने सारे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। नतीजतन इसे खाने से कोई इफेक्ट नहीं मिलता, और अगर इसे लगाया भी जाए तो ये स्प्राउट नहीं होगी। ये एक एस ग्रेड क्रॉप है जिसकी एक्सपायरेशन डेट 45 डेज है। सब लोग स्वीट पोटैटो पर चढ़ जाते हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये असली है।
यहाँ तक कि सियोजुन भी स्टन्ड है। इनमें से सिर्फ एक ही सबको बहुत लंबे समय तक खिलाने के लिए काफी है। बेबी बियर अब और इंतजार नहीं कर पाता और अपने डैड से कहता है कि वो इसे अभी खाना चाहता है। लेकिन तभी सियोजुन अपनी करंट मिशन चेक करता है और कुछ पेनफुल देखता है। उसने हार्वेस्टिंग स्किल अब तक लगभग 3000 बार ही इस्तेमाल की है, जबकि उसे 1,00,000 बार करनी है। सियोजुन सोचता है कि वो इसे कभी पूरा कैसे करेगा। फिर भी वो अपने आसपास खुश क्यूट मॉन्स्टर्स को देखता है और अनाउंस करता है कि पहले खाना खाया जाए। बेबी बियर ने बहुत मेहनत की है और पहले वाली पनिशमेंट ऑफिशियली वापस ले ली जाती है। बेबी बियर को डिनर मिलेगा। आफ्टर ऑल सब खुशी से मुस्कुराते हैं और कोजी वाइब वापस आ जाती है, जैसे एक वार्म ब्लैंकेट। सियोजुन डायमेंशनल स्पेस की निकालता है और डायमेंशनल गेट सीधे 99th फ्लोर की केव के अंदर खोल देता है। फिर वो बेबी बियर से कहता है कि अंदर से 10 पर्पल लोकस्ट निकाल लाए। बेबी बियर तुरंत अंदर भागता है और लोकस्ट ऐसे निकालने लगता है जैसे ग्रोसरीज इकट्ठा कर रहा हो। वुल्फ चीफ कंफ्यूजन में घुरता है, जबकि बाकी रैबिट सिहर जाते हैं और लोकस्ट को देखकर डिस्गस्ट महसूस करते हैं। थियो जल्दी से सबको समझाता है कि अपीयरेंस से जज मत करो, क्योंकि ये असल में टेस्ट में इनक्रेडिबल हैं। रैबिट्स थियो को ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो गया हो, क्योंकि उनकी नज़र में वो बेसिकली कह रहा है, ट्रस्ट मी ब्रो, कॉकरोच टेस्ट्स लाइक चिकन। सीन फिर शिफ्ट होता है, जहां सियोजुन और बाकी सब फिर से पर्पल लोकस्ट स्वीट पोटैटो सूप पकाने लगते हैं। पकाते समय सियोजुन थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता है, इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से एडजस्ट करता हुआ, एक सच्चे शेफ की तरह। मदर रैबिट नर्वस होकर देखती है, स्टू की अपीयरेंस से परेशान। उसे लगता है ये सस्पिशियस है और एडिबल नहीं लगती। वो अपने बच्चों को ये अजीब रेड स्टू नहीं खिलाना चाहती। ये बिल्कुल डेविल्स लैंड से आई हुई पोशन जैसी लगती है। लेकिन वो सियोजुन पर 100% भरोसा करती है, क्योंकि उसे पता है सियोजुन कभी उन्हें कुछ हार्मफुल नहीं खिलाएगा। सियोजुन दूसरी तरफ रिजल्ट से सैटिस्फाइड है। जाइंट स्वीट पोटैटो डालने से एक्स्ट्रा स्वीटनेस आ गई है और फ्लेवर और रिच हो गया है। वो पहला बोल आर्टिस्ट रैबिट को देता है और टेस्ट करने को कहता है, लेकिन कोई हिलता नहीं। यहाँ तक कि मदर रैबिट भी कांप रही है। स्टू ब्लडी रेड दिख रही है, जैसे नाइटमेयर से बनी कोई पोशन हो। तभी चबी रैबिट बिना हिचकिचाए आगे आता है, बोल पकड़ता है और नॉन स्टॉप खाने लगता है। वो कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है और सबको ऐसा चेहरा दिखाता है जैसे वो हेवन जाकर गॉड से मिलाया हो। सियोजुन पूछता है कि क्या उसे एक और बोल चाहिए, और हेल या उसे एक और चाहिए। बाकी होमीज ये देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये डिश टेस्ट में इतनी बुरी नहीं है। चबी रैबिट जोश में वापस दौड़ता है और जैसे ही सबको सेफ होने का यकीन हो जाता है, बाकी रैबिट्स भी फाइनली रिलैक्स कर लेते हैं। आर्टिस्ट रैबिट और मदर रैबिट भी खाने लगते हैं, जबकि बेबी रैबिट्स बस खुशबू सूंघते रहते हैं, उनकी छोटी नाकें फड़कती हुई। मदर रैबिट बहुत ध्यान से बेबीज को छोटे छोटे हिस्से खिलाती है। आर्किटेक्ट रैबिट को स्टू बेहद डिलिशियस लगती है और सियोजुन एक एक करके लाइन में खड़े सबको बोल सर्व करता रहता है, पूरी केव को एक कम्फी फूड फेस्टिवल में बदल देता है। सियोजुन अगला बोल योना को ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। रेड रिबन प्रिंसेस भी मना करती है, यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर रैबिट भी डिक्लाइन कर देता है। योना एक्सप्लेन करती है कि उन्हें एक अर्जेंट काम अटेंड करना है। ग्रीड 55th फ्लोर के लैंडलॉर्ड का ट्रायल शुरू होने वाला है। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब उसके क्राइम्स के लिए उसे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और सजा दी जाएगी। सियोजुन अग्री करता है और उसे राहत मिलती है कि ब्लैक वॉरियर उनके साथ होगा, कम से कम सेफ्टी रहेगी। और ठीक उसी पल लॉर्ड गैरियन वापस आता है और थियो को पुकारता है। थियो मजाक में पूछता है कि फ्रॉग ने बाहर की वॉक एंजॉय की या नहीं, लेकिन गैरियन जवाब देता है कि उसने 99th फ्लोर पर कुछ अनयूजुअल डिस्कवर किया है। थियो तुरंत क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या। सीन बाहर 99th फ्लोर फार्म पर शिफ्ट होता है, जहां सियोजुन और बाकी सब धीरे धीरे ऊपर देखते हैं। उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज उन पर शैडो डाल रही है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो वहां होना ही नहीं चाहिए। और सब एक ही सवाल सोचते हैं, ये क्या है। फिर पता चलता है कि वो एनॉर्मस शैडो किसी मॉन्स्टर या जाइंट एनिमी की नहीं थी, ना ही कोई टेरिफाइंग टावर क्रीचर। वो एक और जाइंट क्रॉप था, एक प्लांट इतना विशाल कि उसके पत्ते हवा में पूरे फैंस की तरह फड़फड़ा रहे थे, जैसे नेचर खुद फ्लेक्स कर रही हो। सियोजुन आंखें सिकोड़ता है, फिर अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये क्या है। एक जाइंट कैरेट, इतना मैसिव कैरेट जैसे किसी डीमन ने फार्मिंग हॉबी के साथ उगाया हो। सियोजुन एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसका दिमाग बफर कर रहा हो, सोचते हुए कि इसका अब किया क्या जाए। यहाँ तक कि बेबी बेयर भी फ्रीज हो जाता है और ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बेबी बेयर यूजुअली जाइंट चीजें देखकर डेंजर से पहले फूड सोचता है। सियोजुन सीरियसली सोचने लगता है कि क्या उन्हें आसपास की मिट्टी पहले खोदनी चाहिए ताकि कैरेट को सही से हार्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि अगर ज्यादा जोर लगाया तो ये टूट भी सकती है, या उससे भी बुरा उछलकर उन्हें नेक्स्ट वीक में थप्पड़ मार दे। थियो लेकिन सबको शांत रहने को कहता है और बोलता है कि अब थियो का मोमेंट शाइन करने वाला है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, बिल्कुल मॉन्स्टर बैटल के ट्रेनर की तरह, और कहता है आई चूज यू।
फिर वो अपना पॉकेट मॉन्स्टर बाहर निकालता है, लॉर्ड जेरियन, जो तुरंत चमकने लगता है और बड़ा हो जाता है। थियो जेरियन को उसकी यूजुअल लार्ज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का आदेश देता है। जूल फ्रॉग किंग साइज में फूल जाता है, मसल्स उभर आते हैं, उसका जूल गर्व से चमकता है। वो कैरेट की तरफ कूदता है जैसे धरती से रेसलिंग करने जा रहा हो। वो कैरेट के पत्तों को मजबूती से पकड़ता है और सबको कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचता है। जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। जेरियन का पूरा शरीर स्ट्रेन करता है, नसें उभर आती हैं, पैर कांपते हैं। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, फिर भी कैरेट जरा भी नहीं हिलती। सियोजुन डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। जेरियन की ताकत के बावजूद ये इम्पॉसिबल है। सियोजुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वो सोचता है कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या दबा है जो इस कैरेट को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे इसे हेल से बांध दिया गया हो। तभी सियोजुन को भारी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, बूम बूम बूम, और वो मुड़ता है। उसी पल बेबी बेर अचानक एक्साइटेड हो जाता है और वजह तुरंत सामने आ जाती है। मदर बेर 99th फ्लोर पर वापस आ चुकी है। बेबी बेर की आंखें फायरवर्क्स की तरफ चमक उठती हैं और वो उसकी तरफ दौड़ने ही वाला होता है, लेकिन एक ही पल में सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। मदर बेर किसी वजह से फ्यूरियस है और सीधे जेरियन को ऐसे घूर रही है जैसे उसे ओरिगामी में फोल्ड कर देगी। जूल फ्रॉग किंग और रेड मदर बेर की नजरें टकराती हैं। दोनों से प्योर आई विल डिस्ट्रॉय यू एनर्जी निकल रही है। ऐसा लगता है जैसे दो बॉसेस गलती से एक ही एरिया में स्पॉन हो गए हों। सियोजुन जल्दी से उन्हें लड़ने से मना करता है, लेकिन वो तुरंत प्रॉब्लम समझ जाता है। जेरियन दूसरे फ्लोर से आया है। उसने अनजाने में मदर बेर की टेरिटरी इंस्टिंक्ट्स को ऑफेंड कर दिया है। थियो पैनिक में अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि जेरियन टेक्निकली थियो का सबऑर्डिनेट है, लेकिन थियो को जरा भी आइडिया नहीं है कि बिना खुद खाए कुचले या इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हुए इस कन्फ्रंटेशन को कैसे रोका जाए। जैसे ही लगता है कि 99th फ्लोर एक काइजू बैटलफील्ड बनने वाला है, बेबी बेर फियरलेस लिटिल इडियट की तरह सीधे मदर बेर और जूल फ्रॉग किंग के बीच दौड़ जाता है। बेबी बेर एक्साइटेड होकर अपनी माँ को बताता है कि जमीन के नीचे एक ह्यूज कैरेट दबी हुई है और वो उसे जल्दी से खाना चाहता है। वो जल्दी जल्दी समझाता है कि फ्रॉग किंग बुरा नहीं है और इस फ्लोर पर इन्वेट करने नहीं आया, बल्कि वो थियो का सबऑर्डिनेट है। बेबी बेर इतना पैशन के साथ बोलता है कि वो प्रैक्टिकली पीस, लव और कैरेट पर स्पीच दे रहा होता है। मदर बेर आखिरकार अपनी अग्रेसिव स्टांस से बाहर आती है और जाइंट कैरेट के पत्तों की तरफ देखती है। जेरियन रुक जाता है। उसकी जीभ धीरे धीरे वापस अंदर चली जाती है, समझते हुए कि इस बात पर वॉर शुरू करना वर्थ इट नहीं है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और तभी सियोजुन को एक आइडिया आता है। सियोजुन दोनों जाइंट क्रीचर्स से कहता है कि लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत कंबाइन करके कैरेट को साथ में बाहर निकालना चाहिए। आखिरकार वो 99th फ्लोर के दो सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं। लड़ना उनका इंस्टिंक्ट हो सकता है, लेकिन कोऑपरेशन भी पॉसिबल है। दोनों हेजिटेट करते हैं, उनकी आंखों में प्राइड चमकती है, लेकिन आखिरकार बेबी बेर के लिए वो मान जाते हैं। दोनों कैरेट के पत्तों को पकड़ते हैं और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि लिटरल अर्थक्वेक आ जाता है। जमीन कांपती है, पत्थर उछलते हैं, हवा थरथराती है और सियोजुन सोचता है कि ये कैरेट आखिर कितनी मैसिव होगी जो इतना वायलेंट ट्रेमर पैदा कर रही है। बेबी बेर अपनी माँ के लिए जोर जोर से चीयर करता है, चिल्लाता है जैसे वो ट्रक खींचने के कॉन्टेस्ट में हो, हिम्मत मत हारना। मदर बेर और जेरियन पूरी ताकत से स्ट्रगल करते हैं, उनके शरीर एफर्ट से कांपते हैं, लेकिन धीरे धीरे नामुमकिन सा लगते हुए कैरेट ऊपर आने लगती है। सब डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। कैरेट बाहर आती जाती है और रुकती ही नहीं, वो लंबी और लंबी निकलती जाती है जैसे सीधा टावर के सेंटर से जुड़ी हो। आखिरकार सियोजुन और बाकी सबके सामने गोल्डन कैरेट पूरी तरह जमीन से बाहर आ जाती है और हवा में तैरने लगती है। मदर बेर थकान से ऑलमोस्ट गिर पड़ती है, भारी सांसें लेती हुई, जबकि जेरियन शॉक में घूरता रहता है जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ गई हो। बाकी सब भी जमे रहते हैं, यकीन ही नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं। और उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सिस्टम सियोजुन को इन्फॉर्म करता है कि उसने रेड रिबन का जायंट कैरेट ऑल्टर हार्वेस्ट कर लिया है। उसकी जॉब एक्सपीरियंस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और हार्वेस्टिंग लेवल 4 की प्रोफिशिएंसी भी काफ़ी राइज करती है। इसके अलावा उसे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सियोजुन पूरी तरह स्टन रह जाता है। रेड रिबन का जायंट कैरेट ऑल्टर, ये आखिर है क्या? सिस्टम मैसेज सुनते ही फादर रैबिट और येलो रैबिट बच्चे भागते हुए आते हैं। उनके चेहरे शॉक और एक्साइटमेंट से पेल हो जाते हैं। सियोजुन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक और सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा होता है कि सियोजुन को 24 आवर्स के अंदर रेड रिबन के जायंट कैरेट ऑल्टर को 10 अलग अलग टाइप्स की 100 क्रॉप्स ऑफर करनी होंगी और हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस होल्ड करना होगा। इस फेस्टिवल को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड है एक जॉब स्किल, क्रॉप जाइगैंटिक। सियोजुन को यकीन ही नहीं हो रहा। फ्लोटिंग कैरेट से जुड़ी एक स्पेशल क्वेस्ट मिल गई है और अब रिवॉर्ड पाने के लिए उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस होस्ट करना होगा। मीनवाइल जेरियन क्यूरियोसिटी में फ्लोटिंग कैरेट को पोक करता है, अब भी कंफ्यूज कि ये आखिर है क्या।
बिल्कुल एक जायंट फ्रॉग टॉडलर की तरह जो नया खिलौना छू रहा हो। फादर रैबिट आगे बढ़ता है और स्योजुन को सब एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि ये रेड रिबन किंगडम में पास डाउन हुआ लेजेंडरी गोल्डन कैरेट ऑल्टर है। ब्लैक टावर की लेजेंड्स के मुताबिक एक बार जमीन से एक जायंट गोल्डन कैरेट उगा था और रैबिट्स के बीच इस पर ओनरशिप को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। केओस के बीच एक महान रैबिट ने पीस की पुकार लगाई और गोल्डन कैरेट के सामने अपना खाना शेयर किया। उसकी काइंडनेस से मूव होकर बाकी रैबिट्स ने भी एक एक करके अपना खाना शेयर किया। जल्द ही गोल्डन कैरेट के सामने एक पीसफुल सेलिब्रेशन हुई और वही सेलिब्रेशन आगे चलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस के नाम से जानी गई। लेकिन स्योजुन के दिमाग में एक सवाल अटक जाता है, रेड रिबन किंगडम की लेजेंड वाला कैरेट 99th फ्लोर पे कैसे आ गया? और उससे भी बड़ा सवाल, खासकर बेबी बेयर के दिमाग में, कि ये कैरेट गोल्डन तो है ही नहीं, बस बहुत बड़ा है। स्योजुन समझ जाता है कि एंडलेस सवाल पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, तो वो सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का फैसला करता है। कैरेट ऑल्टर का रिबन खोलना है और हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस होल्ड करना है। सीन शिफ्ट होता है और स्योजुन अपने पास मौजूद क्रॉप्स गिनते हुए डिलेमा में फंस जाता है। कैरेट्स, चेरी टमेटोज, पम्पकिन स्वीट पटेटोज, कॉर्न, नॉर्मल पटेटोज और ग्रीन अनियंस। वो हर एक के 100 निकालता है और सोचता है, क्या इतना काफ़ी है? लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसने इससे ज़्यादा वैरायटी की क्रॉप्स लगाई थीं। फार्मर रैबिट सर हिलाकर अग्री करता है और स्योजुन से कहता है कि वो सही है। फिर वो स्योजुन को अपने साथ चलने को कहता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि फार्म अब एक्सपैंड हो चुका है। स्योजुन फॉलो करता है और अचानक जूसी स्ट्रॉबेरीज और चिली पेपर्स देखता है, ऐसी क्रॉप्स जो उन्होंने पहले कभी खाई ही नहीं थीं। स्योजुन को यकीन नहीं होता कि ये ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि उसे याद है कि उसने इनकी सीड्स बहुत पहले कैरेट्स के साथ खरीदे थे। बेबी बेयर तुरंत ड्रूल करने लगता है। उसने कभी ये क्रॉप्स टेस्ट नहीं की, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही हैं कि ये डिलीशियस होंगी। स्योजुन को समझ आ जाता है, फादर रैबिट ने टेनेंट फार्मर की तरह इंसेनली हार्ड काम किया है जब स्योजुन 67th फ्लोर पर था। उसकी मेहनत की वजह से अब उनके पास 2 एडिशनल क्रॉप टाइप्स हैं। फिर फार्मर रैबिट बताता है कि असल में 3 एडिशनल क्रॉप्स हैं। स्योजुन सरप्राइज में मुड़ता है और रैबिट उसे पीनट्स दिखाता है। स्योजुन और भी खुश हो जाता है, सोचते हुए कि ये इतनी जल्दी हार्वेस्ट के लिए रेडी कैसे हो गई, और तभी उसे रीजन समझ आता है, मिस्टीरियस स्टोन मॉन्यूमेंट। रैबिट कंफर्म करता है कि मॉन्यूमेंट के इन्फ्लुएंस से क्रॉप्स अनयूजुअली फास्ट ग्रो हो रही हैं। स्योजुन रियलाइज करता है कि अब उसे फार्म पर ज्यादा ध्यान देना होगा